हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस प्लस स्पेशल क्लास में जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल बॉटनी पढ़ रहे हैं। अभी तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं? कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है विशिष्ट संघर्ष, परस्पर संघर्ष, अंतः विशिष्ट संघर्ष या अति विशिष्ट संघर्ष। स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या फिर एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, अंतः विशिष्ट संघर्ष। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को अंतः विशिष्ट संघर्ष या इंट्रा, देखिए यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। एक ही प्रजाति की आवश्यकता जैसे भोजन, आश्रय, प्रजनन स्थान, ये सब मतलब सबकी समान ही होती है और इनके बीच उनको पाने के लिए जो संघर्ष चलता है इसी को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वाई आकार का मॉडल प्रतिनिधित्व करता है। वाई शेप मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट ओनली ग्रेजिंग फूड चेन, ओनली डाइट्रस फूड चेन, बोथ ग्रेजिंग एंड डाइट्रस फूड चेन या फूड वेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ग्रेजिंग एंड डाइट्रस, यानी कि चराई और अपर्दित खाद्य श्रृंखला दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वाई आकार का जो मॉडल है, जो वाई शेप में बना हुआ है, यह जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये ओडम, ईपी ओडम, एक साइंटिस्ट थे, ईपी ओडम, ईपी ओडम के द्वारा 1983 में दिया गया था, ठीक है। और ये जो है ग्रेजिंग मॉडल और डाइट्रस फूड चेन दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है और इसी को ऊर्जा प्रवाह का सार्वभौमिक मॉडल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ऊर्जा प्रवाह का सार्वभौमिक मॉडल कौन सा है, तो वाई आकार का मॉडल या फिर ईपी ओडम का मॉडल, यही ऊर्जा प्रवाह का सार्वभौमिक मॉडल कहलाता है। ये किस तरह होता है आपको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ये वाई शेप में होता है, आपको कुछ ये इंग्लिश की वाई की तरह ऐसे दिख रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ से हीट जो है, हीट हर कंडीशन में आपको हीट ही मिल रही है। प्रोड्यूसर से हीट आ रही, हर्बीवोरस से हीट आ रही, कार्निवोरस से हीट आ रही और डीकम्पोजर से ही ऊर्जा जो है निकल रही है, ठीक है। सब प्रकार से आपको हीट जो है वो निकल रही है। यही जो है वाई शेप या फिर डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कहलाता है, या फिर इसी को डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कह लें, या फिर इसी को ईपी ओडम का मॉडल कह लें। ये मॉडल दिया कब गया था? 1983 में दिया गया था। ओके, ऑप्शन इसका जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 मार्च, 2 फरवरी, 2 अप्रैल या 2 मई। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पृथ्वी ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना होता है। या इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी को 1971 को ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन जो है आयोजित किया गया था, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ईरान के एक शहर रामसर में। उसी के नाम से इसे रामसर के में आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में माना जाता है। और ये तब से 2 फरवरी 1971 से हर दिन मतलब हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किया जाता है, तो इस दिन पृथ्वी जो हमारी ग्रह है जिस पे हम लोग रहते हैं, इसके आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो पौधे जो संकीर्ण सीमा में के तापमान को सहन कर सकते हैं जाने जाते हैं। प्लांट विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज। मीजोथर्मल, स्टेनोथर्मल, माइक्रोथर्मल या फिर यूरीथर्मल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोथर्मल। तापमान की संकीर्ण सीमा यानी टॉलरेट नैरो रेंज टेम्परेचर जो पौधे सहन करते हैं उन्हें माइक्रोथर्मल कहा जाता है। तथा सूक्ष्म तापीय पौधे वे हैं जो अत्यधिक 2 तापमानों में रहते हैं, यानी कि माइक्रोथर्मल पौधे कौन से होते हैं? जो अत्यधिक 2 तापमानों में रहते हैं। बात करें मीजोथर्मल की, जो यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है, तो इसमें गर्मी के उच्च तापमान पर रहने वाले पौधे तथा सर्दियों के 2 तापमानों के बीच
दो तापमानों के साथ बारी बारी से रहने वाले पौधे को मीजोथर्मल पौधे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? यानी कि जो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो सबसे खतरनाक धातु निकलता है वो कौन सा है? लेड, मरकरी, कैडमियम या कॉपर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेड, जिसको सीसा कहा जाता है, इसको पीवी करके ये इसका सिंबल होता है। ये जो है सबसे खतरनाक धातु मानी जाती है क्योंकि यह एक भारू धातु होती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 2010 दोनों में आया। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन इस बार यूपी एलटी ग्रेड 2025 में आया था कि चॉकलेट में वो कौन सी धातु होती है जो खतरनाक होती है। उसका भी सही जवाब लेड ही था, पीबी ही यानी सीसा ही उसका भी सही जवाब था। ठीक है, ये जो सीसा होता है इसमें उच्च घनत्व वाला अकार्बनिक तत्व पाया जाता है जो उच्च सांद्रता में जहरीला होता है। लेड का उपयोग पेट्रोल में एक एंटी नॉट एजेंट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन मिलते जुलते आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है इसका नंबर बताना है जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हों। ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र या वन पारिस्थितिकी तंत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्राथमिक उत्पादकों की संख्या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम होती है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वेंथॉन, फाइटॉन ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कई ऐसे एग्जाम हुए जिनमें इन क्वेश्चन का आंसर जो है घास के मैदान भी देखने को मिला, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी देखने को मिला है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब सही लगता है। लेकिन आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या एक ग्रासलैंड ऐसे करके आंसर टाइप नहीं किया करिए। आप पूरा आंसर टाइप करेंगे तो हमें भी पता रहेगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जब एक वर्ड लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब मैं क्या समझूं, आप किस चीज़ के बारे में उसको बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और कष्ट उठा के थोड़ा सा अच्छे से, जैसे इसका आपने बता दिया इसका सही जवाब कि मैम इसका सही जवाब जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप किस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप केवल ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिख देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट रहता। ओके, तो इसका सही जवाब वैसे तो ऑप्शन ए इस बुक में दिया है, बाकी किसी किसी एग्जाम में ग्रासलैंड भी मांगना गया है। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दो महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट हैं। टू इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट इन इंडिया आर, कौन कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय शिवालिक, अपर गंगेटिक प्लेन एंड वेस्टर्न घाट। तो आपको बता दें भारत में टोटल 4 वेटलैंड हैं, जिसमें से 2 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 आपको और पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने वेटलैंड है, सॉरी हॉट स्पॉट है, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मन जिसे कहते हैं, और उसके बाद सुंडा लैंड। ठीक है, पश्चिमी घाट, श्रीलंका वाला जो इंडो बर्मन क्षेत्र है, और सुंडा लैंड, हिमालय, 4 इसके हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये 4 भारत में हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया हुआ है पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग वातावरण में बढ़ने वाले 2 फिनोटाइप जो एक समान फिनोटाइप दर्शाते हैं, कौन से हैं वो? इकोटाइप, आइसोटाइप, फिनोकॉपीज या फिर नन ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेनोकॉपी। अलग अलग वातावरण में बढ़ने वाले और समान फिनोटाइप दिखाने वाले 2 जीनोटाइप को फेनोटाइप कहा जाता है। एक फिनोटाइप और फेनोटाइप में एक भिन्नता जो पर्यावरणीय स्थिति के कारण होती है, जैसे कि जीव का फेनोटाइप एक फेनोटाइप से मेल खाता है जो आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि पर्यावरणिक भिन्नता भी मेल खाए और जीनोटाइप भी मेल खाए तो वो क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप कहलाते हैं। अलग अलग वातावरण में बढ़ने वाले 2 फेनोटाइप जो एक समान होते हैं उन्हीं को फेनोटाइप कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य जो जीवमंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? मनुष्य और जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वर लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IUCN, यूनेस्को या फिर WWF? तो आपको बता दें, मानो एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1971 में शुरू किया गया। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करना है। यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको IUCN का फुल फॉर्म बताया था, जब हमने रेड डाटा बुक के बारे में डिस्कस किया था। जिसको भी IUCN का फुल फॉर्म पता है और यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस किस वर्ष और कहाँ आयोजित की गई? पेरिस 2005, वियना 2005, अमेरिका 2006 या फिर भारत 2006? इन व्हिच ईयर एंड वर लेटेस्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई नवीनतम वाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना 2005। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स का घटक नहीं है? नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स का घटक नहीं है। पहला दिया मॉलिब्डेनम, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो गया था, मॉलिब्डेनम। दूसरा दिया है आयरन, तीसरा दिया जिंक और चौथा दिया है सल्फर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक, जिसे Zn कहा जाता है। ये नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स का घटक नहीं है। तब ये क्या है? यह एक एंजाइम जो दो घटक प्रणाली है, जिसमें एक आयरन प्रोटीन और मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन शामिल होते हैं। प्रत्येक में FeS क्लस्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से ओजोन रिक्तीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है? ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन क्षरण के लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन रिक्तीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। CFC में कैल्शियम के 2 परमाणु पाए जाते हैं और ये ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। कैल्शियम परमाणु और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीजन परमाणुओं को एक एक करके दूर कर देते हैं। कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन परमाणु CFC के टूटने से आता है, जो ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये CFC पाया कहाँ से जाता है या निकलता कहाँ से है, तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, हमारे घर में उपस्थित रेफ्रिजरेटर, इन सब से CFC बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और ये ओजोन के क्षरण के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसल पत्ती वाले या बिना पत्तियों वाले पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं? प्लांट विथ फ्लैसी लीव और विदाउट लीव आर मेनली फाउंड इन वाटर, डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर मार्सली प्लेस। कहाँ पे पाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांसल पत्ती वाले या फिर बिना पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में देखने को मिलता है, मरुस्थल में देखने को मिलता है। मरुस्थल में क्योंकि पानी की कमी होती है इसलिए इनकी जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप को कांटों के रूप में रूपांतरण कर लेती हैं, जिसमें इसमें वाष्पसर्जन यानी वेपोराइजेशन कम हो सके, और पानी के भंडारण के लिए ये पत्तियाँ मोटी होती हैं और कांटों के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स समानता पाए जाते हैं? न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? ऑर्किड एंड सिविडियम में, मैंगीफेरा बॉम्बैक्स में, एविसेनिया और राइजोफोरा में या फिर आइपोमिया वांडा में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एविसेनिया और राइजोफोरा में। न्यूमेटोफोर्स आमतौर पर यानी कि जनरली कॉमनली एविसेनिया और राइजोफोरा में पाए जाते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली जगहों पर उगते हैं। इस प्रकार इन पौधों में
निगेटिव जियोट्रॉपिक जड़ें होती हैं जिन्हें निमेटोफोर्स यानी कि श्वसन जड़ के रूप में जाना जाता है, जो ऑक्सीजन के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी की सतह से उगते हैं तथा बाहर आते हैं। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस द्वारा भोजन का उपनिवेशरण लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण अन्य जीवाणुओं द्वारा उस भोजन के आक्रमण को रोकता है। इस रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? कॉमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, सिनरेज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एमेंसिलिज्म। लैक्टोबैसिलस द्वारा भोजन का उपनिवेशण लैक्टिक एसिड के उत्पाद के कारण अन्य जीवाणुओं द्वारा उस भोजन के आक्रमण को रोकता है। इस संबंध को एमेंसिलिज्म के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वायुमंडलीय मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी एटमॉस्फेरिक मीथेन जो है, एटमॉस्फेरिक मीथेन जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? व्हीट फील्ड, फ्रूट और ऑर्कॉड्स, राइस फील्ड या फिर शुगर कैन फील्ड। सही जवाब हो जाएगा चावल की खेतें या धान के खेत जो होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन उत्सर्जित होता है। ये दलदली जगहों से मीथेन निकलता है और भारत में सबसे ज़्यादा मीथेन चावल के खेतों से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी दलदली जगह हैं, जो जानवर पागुर करते हैं यानी कि जो चबाते रहते हैं, जुगाली करते हैं, उनके मुख से मीथेन निकलता है जुगाली करते टाइम। कुएँ से यानी कि जो दलदली जगह जैसे कुआँ हो गया, यहाँ से भी मीथेन निकलता है। बाकी भारत में जो सबसे ज़्यादा मीथेन का स्रोत है वो धान का खेत या फिर राइस फील्ड जिसे चावल का खेत कहते हैं वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तने की अचानक चपटे होने की असामान्यता को क्या कहते हैं? यानी कि कोई स्टेम है वो अचानक एबनॉर्मली जो है फ्लैट हो जाए उसको क्या कहेंगे? फिल्लोड फॉर्मेशन, फिल्लोक्लेडन फॉर्मेशन, क्लेडोड फॉर्मेशन या फिर फेसिएशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्लोक्लेड फॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिल्लोक्लेड चपटा प्रकाश संश्लेषण अंकुर है जिसे आमतौर पर संशोधित शाखाएं जो है वो माना जाता है। जैसे आप लोगों ने नागफनी का प्लांट देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं, इसी को फिल्लोक्लेड फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोंकियार के जीवन रूपों में वृक्षों की सम्मिलित किया जाता है। इन रोंकियार लाइफ फ्रॉम द ट्री आर इंक्लूड इन फेनेरोफाइट्स, थेरोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या फिर जियोफाइट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फेनेरोफाइट्स। रोंकियारों के जीवन रूपों में पेड़ फेनेरोफाइट्स में शामिल है। फेनेरोफाइट्स बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं। इनमें अधिक सर्दियों की कलियाँ जमीन से ऊपर स्थित रहती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेयॉन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार रसायनों में से एक माना जाता है। यह प्रतिक्रिया किस रेडिकल द्वारा शुरू होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरोडाईफ्लोरोमेथाइल या फ्लोरोडाईक्लोरोमेथाइल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था CFC जो है ये क्लोरीन में टूटने की वजह से बनता है जो ओजोन के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेयॉन जो है ये भी एक प्रकार का ओजोन क्षरण गैस है और यह क्लोरीन के रूपांतरण से बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब CFC अणु टूटते हैं, CFC से क्लोरीन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है, तब ये फ्रेयॉन के रूप में बनता है और ये क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है और ओजोन को नष्ट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे पैन कहा जाता है, वातावरण में एसिटाइल पैरोक्सी रेडिकल के साथ किसके प्रतिक्रिया से बनता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। किसके क्रिया करके पैन का निर्माण होता है? तो आपको बता दें पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिला था कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पैन का फुल फॉर्म पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। यह प्रकाश रासायनिक स्मॉग में, यानी जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग होता है, धुआं होता है जिसे आप फॉग कहते हैं, उसमें मौजूद होता है और यह द्वितीयक पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट होता है, यानी द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक होता है। यह एक लैक्रीमेटरी पदार्थ है। या वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ एसिटाइल पैरोक्सी रेडिकल की प्रक्रिया से बनता है।
ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके साथ करता है ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ करता है। ओके, जैसे आपने ले लिया CH3COOO, ये पेन हो गया, और ये किसके साथ क्रिया करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके, सॉरी ये क्या हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया मतलब कोई लेकिमेटरी पदार्थ हो गया, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? पेन बना लेगा। ठीक है, पेन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पेन का फॉर्मूला होता है CH3COONO2। ठीक, इसके साथ जब NO2 बनेगा तो ये पेन बना लेगा, और यही NO2 जुड़ जाएगा तो ये पेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंशिक रूप से विघटित कूड़े या पूरी तरह से विघटित कूड़े जाने जाते हैं, यानी कि जो डिकम्पोज्ड लिटर होते हैं, कूड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैल्सिकॉल, ह्यूमस, टेलसोल या पोडोसोल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस। आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस के रूप में जाना जाता है। ह्यूमस डार्क ऑर्गेनिक मैटर है जो मिट्टी में तब बनता है जब मृत पौधे और पशु पदार्थ सड़ जाते हैं। ह्यूमस में कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, यानी मिट्टी में पोषक तत्व के रूप में विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन मिनीमाटा रोग का कारक बनता है? कैडमियम, मरकरी, लेड या फिर आर्सेनिक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनीमाटा रोग मरकरी से बनता है। माँ से मिनीमाता, माँ से मरकरी, ऐसे याद कर लीजिएगा कि मरकरी से जो है मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? लेड से कौन सा रोग होता है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैडमियम अगर जल में अत्यधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, या फिर लेड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप सभी के कमेंट का पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करती हूँ और इंतज़ार भी करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी, जिसे Hg लिखा होता है, इसी को पारा भी कहते हैं। इससे जो है मिनीमाता रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र पर एक लेख में निम्नलिखित शीर्षकों का उपयोग किया गया था, आपको इनमें से कौन सा गलत लगता है? ऑप्शन देखिए, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या फिर पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण, ना कि ऊर्जा का चक्रण, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा की साइकिल नहीं चलती है। यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल चलती है। ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करती है। ठीक है, और हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब ऊर्जा हस्तांतरित होती है तो ये अपना 10% ही देती है। अगर यहाँ पे 100% है तो 100 का 10% ही यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बाकी 90% यहीं पे यूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ऊर्जा के प्रतिस्थापन का नियम दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने। ठीक है, इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये बताया था कि ऊर्जा जो है एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर पे 10% ही जाती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा की कोई भी साइकिलिंग जो है वो नहीं चलती है। ओके, प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण जो है वो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों में किसकी रक्षा करने पर बल दिया जाता है? फ्लोरा ओनली, फौना ओनली, फ्लोरा एंड फौना बोथ, इंटायर इकोसिस्टम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति और जीव दोनों की रक्षा करने के लिए हमारे इकोसिस्टम में जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र वहाँ है जहाँ सभी जीवों में, जैसे जंगली जानवर, वनस्पति सारे हो गए, जैसे विशिष्ट पौधों के समूह, इन सबकी प्रजातियों को राष्ट्रीय वन उद्यान क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के प्रजनन और जीवित रहने की सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय उद्यान के बिना कुछ पशु जो जीव प्रजातियां हैं वो खतरे में भी हैं। इनको विलुप्त होने से, मतलब ये विलुप्त ना हो जाए तो उनको राष्ट्रीय उद्यानों में जो है संरक्षित कर दिया जाता है, नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें वनस्पति और जीव दोनों को ही संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर्स आर, जैव उर्वरक हैं। जैव उर्वरक कौन है? तो लिविंग सेल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों वाले जो जीवित कोशिकाएं हैं इन्हीं को जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जैसे एजेक्टोबैक्टर हो गया, नास्टॉक, एजोला, एनाविना, राइजोबियम, ये सब जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नाइट्रोजन स्थितीकरण बाधित होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय फास्फेट, आयरन, एसीटेट या अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा बाधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये अमोनिया के द्वारा बाधित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन के अधिक मात्रा के साथ कोशिकाओं की नाइट्रोजन गतिविधियां कम हो जाती हैं और अमोनिया द्वारा दृढ़ता से बाधित हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंध की अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था, जिसे इक्रिसट कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है? इक्रिसट जो है वो कहाँ अवस्थित है? ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमायर ट्रॉपिक। अर्धशुष्क उष्णकटिबंध की अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। ये कहाँ पे स्थित है? ICRISAT, जिसे इक्रिसट कहते हैं, ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ओके, अगला क्वेश्चन, मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकल रही है? यानी कि वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि भूमि से निकलती है? तो हम सभी को पता है धान के खेतों से सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन निकलता है, लेकिन यहाँ पे पूछा मीथेन के अलावा वो कौन सी गैस है जो कृषि से निकलती है। तो कृषि से अमोनिया निकलेगी नहीं, आर्सेन निकलेगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं। सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा जो है, मीथेन के अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये कृषि से निकलती है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं? तो दो का तो आपने जान लिया, एक मीथेन यानी कि CH4 हो गया, इसके अलावा NH2 हो गया, इसके अलावा CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसके अलावा H2O। अब आप कहेंगे ये तो जल है, ये जल नहीं है, ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर जल वाष्प है, और ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये गैसें कुछ इंफ्रारेड विकिरणों को फंसाती हैं और वातावरण के साथ पृथ्वी की सतह को भी गर्म करती हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्पीसीज के आला का तात्पर्य क्या है? द निशे ऑफ स्पीसीज इज मेंट बाय। निशे ऑफ स्पीसीज क्या है? तो द हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज का प्राकृतिक वास एवं उसके विशिष्ट कार्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रजाति के निशे यानी जिसे निकेट भी कोई कोई कहते हैं, कोई नीचे कहते हैं, कोई निशे कहते हैं, इसका तात्पर्य उसका प्राकृतिक वास एवं उसके विशिष्ट कार्य होते हैं। इसमें उस प्रजाति और उनके पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक शामिल हैं। जैविक कारक जीवित चीज़ें होती हैं, जबकि अजैविक कारक जो हैं वो निर्जीव चीज़ें यानी कि अजैविक कारक के अंतर्गत निर्जीव चीज़ें आती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम उत्पादकता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय नमी वन, चारागाह या फिर ग्रासलैंड जिसे कहते हैं घास के मैदान, या फिर महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महासागर यानी ओशियन। महासागरों में सबसे कम उत्पादकता होती है। पूरे जीवमंडल की उत्पादकता लगभग 110 मिलियन टन है, जिसमें से महासागरों का योगदान केवल 55 बिलियन टन ही होता है, क्योंकि छोटे ऑटोट्रॉपिक पौधों की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की गहराई से परे उपलब्ध नहीं है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकाश संश्लेषक क्षमता उन्नत पौधों से कम होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।